हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट 1 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया गया था, उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो देर न करते हुए हम हमारे क्लास को शुरू करते हैं। राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित डांस कौन सा है? तो ये क्लासिकल डांस है मणिपुरी। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस का संबंध है राधा और कृष्ण की रासलीला से। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8 संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। लेकिन कभी कभी 9 शास्त्रीय नृत्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, लगभग 2000 वर्ष पुराना, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ये चारों शास्त्रीय नृत्य साउथ इंडिया या दक्षिण भारत से संबंधित हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा राज्य से, और यह है साउथ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का है, जो नॉर्थ इंडिया से संबंधित नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है। मणिपुर से, और सत्रिया सबसे नवीनतम है, असम राज्य से संबंधित, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लासिकल डांस है। सत्रिया नृत्य नवीनतम क्लासिकल डांस है, जो लगभग 500 वर्ष पुराना है। मणिपुरी क्लासिकल डांस की 3 शैलियाँ काफ़ी फेमस है। लाई हरोबा शैली, संकीर्तन और रास राधा कृष्णन से संबंधित है। यदि मणिपुर को कोई मेल व्यक्ति करे या पुरुष करे तो उसको चोलोम कहा जाता है। नाट्यशास्त्र से हमें क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके लेखक हैं भरतम मुनि। कभी कभी 9वां क्लासिकल डांस भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है छऊ, और इसकी भी 3 शैलियाँ हैं। मयूरभंज शैली जो ओडिशा में है, पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, सरायकेला छऊ जो झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से, और यहाँ से तमाशा, धनगिरी गजा, पोवाड़ा, लेझिम, नकटा, गोरीचा ललिता, डिंडी आदि महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। तो महाराष्ट्र के फोक डांस कौन कौन से हैं? तमाशा, घनगरी गजा, पोवाड़ा, लेझिम, नकटा, गोरीचा ललिता, डिंडी इत्यादि। और मध्य प्रदेश के हैं जवारा और मटकी, हिमाचल प्रदेश के नोटी और थोड़ा डांस। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित फोक डांस कौन कौन से हैं? नौटंकी और रासलीला संबंधित है। और क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक। घटम से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो ये है TH विनायक राम। उस्ताद बुंदू खान का संबंध किससे है? सारंगी से है। पंडित रविशंकर, इनका संबंध सितार से, और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, और इनको भारत रत्न सन 2001 में, और लता मंगेशकर को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त करने वाले संगीतज्ञ हैं। भारत रत्न पहली बार किस संगीतज्ञ को दिया गया था? 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। घटम से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं EM सुब्रमण्यम, गिरिधर उड़िया, TN राधाकृष्णन, V सेल्वा गणेश, उम्यालपुरम के नारायण स्वामी। तो ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं घटम से संबंधित। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में जो ओडिशा पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित देवी या देवता कौन कौन हैं? तो देवी देवता कौन कौन है? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। और इनका जो रथ होता है वो काफ़ी फेमस है। तो इनके रथ का नाम है नंदी घोष। जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम है ताल ध्वज, और देवी सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पद लना। यह यात्रा पूरी ओडिशा से गुडीचा टेम्पल तक जाती है, और जो इस रथ यात्रा के दौरान पूजा अनुष्ठान किया जाता है उसे छर पहनरा कहा जाता है, जो यहाँ का रिचुअल्स कहलाता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है गगनयान, और इसमें 4 भारतीय जाएंगे, और ये 4 भारतीय हैं प्रशांत नायर,
अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया था, जो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 रॉकेट या बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और जिस बिंदु पर यह लैंड हुआ उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, और इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की स्थापना की गई थी 2014 में। और इसका इंटरनेशनल कबड्डी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है, जो एकमात्र खेल है जो इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। और पहली बार इसका विजेता कौन बना था? जयपुर पिंक पैंथर्स, और इसने यू मुंबा को हराया था। और इसका सर्वाधिक बार विजेता पटना पायरेट्स बना है, जो लगभग 3 बार बना है। 2023 जो इसका अंतिम संस्करण था 2023 में इसके अंतिम संस्करण का विजेता पुनेरी पल्टन बना था, और इसने हरियाणा को हराया था। प्रो कबड्डी लीग में 12 टीम खेली जाती हैं, और इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? तो नेटबॉल, वाटर पोलो में और कबड्डी, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। और वो पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, और वाटर पोलो में 7। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? तो कोई भी सीमा नहीं है, कितने भी खिलाड़ी प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। हॉकी का मैच 60 मिनट में होता है, जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं। शुरू में 15-15 मिनट के 2 क्वार्टर होते हैं, जिसमें 2 मिनट का गैप होता है। फिर होता है इंटरमिशन या इंटरवल, जो 15 मिनट का होता है, और उसके बाद फिर 2 क्वार्टर होते हैं, और इनके बीच गैप होता है 2 मिनट का। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी है? पहले 37 इंच होती थी, लेकिन अब होती है 43 इंच, और इसका वजन होता है 737 ग्राम। हॉकी के फील्ड की लंबाई होती है 91 मीटर, और इसकी चौड़ाई होती है 50 से 55 मीटर। हॉकी का गोल पोस्ट होता है, उसकी लंबाई होती है 2.14 मीटर, और इसकी चौड़ाई होती है 3.66 मीटर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने ही बर्मीज डेज नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट है थॉमस हार्डी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव। और चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, ए टेल ऑफ 2 सिटीज़। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। और शेक्सपियर रोमांटिक राइटर थे, जो इंग्लैंड से संबंधित है। तो आपको कमेंट बॉक्स के लिए बताना है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसके राइटर कौन हैं? इनकी महत्वपूर्ण रचना है रोमियो जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर। लियो टोल्स्टॉय, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अन्ना कैरेनिना, वॉर एंड पीस। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? यह एक हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। और इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अमरी जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। मांडा चेनाब में है, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नॉर्थर्न पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। तो और ईस्टर्न सबसे पूर्वी भाग कौन सा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी भाग है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे स्थित है। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी होती थी? तो आर्य ग्रंथों की भाषा होती थी संस्कृत। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व।
कुल कितने वेदांग होते हैं? तो हमारे यहाँ पर कुल 6 वेदांग होते हैं। और पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। और इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है और इसमें मुख्य उपनिषदों की संख्या है 13। पुराण की संख्या कितनी है? 18 और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 4 और ये है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। सूक्त की संख्या कितनी है? 5 और ये है विष्णु, पुरुष, श्री, भू और नीला। नेक्स्ट है संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो यह मंत्रों या स्पेल्स से संबंधित है। यजुर्वेद अनुष्ठान या रिचुअल्स से संबंधित है। अथर्ववेद जादुई मंत्र, वशीकरण, मैस्मेरिज्म से संबंधित है। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। यह बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। गणतंत्र, जिस विदेश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है वह होता है गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र राज्य है। समाजवाद शब्द का भी उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, लेकिन संघवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है जिसने कनाडा से अपनी संघात्मक व्यवस्था ग्रहण की है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, जो उसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा कौन कौन है? लोकतांत्रिक शब्द लिखा हुआ गणराज्य और संप्रभु। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और प्रेम्बल का पहला शब्द है हम भारत के लोग। और इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो इनका उल्लेख किया गया है। भारत की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन यहाँ की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था? तो ये कहा था के.एम. मुंशी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और इसको स्वीकार संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल में शामिल कब हुआ था? तो इसका सदस्य बना था 1949 में। और राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और इस समय अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। और इस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? तो स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और ये गैसों से नहीं बने होते। अब हम देखेंगे ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सूर्य, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। जो सबसे छोटा ग्रह भी है शुक्र। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर मीथेन काफ़ी मात्रा में मिलती है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि वल्यों या छल्लों वाला ग्रह इसको कहा जाता है। अरुण और वरुण ये गैसीय ग्रह हैं। तो जो मंगल ग्रह से आगे वाले ग्रह हैं इनको गैसीय ग्रह या जेवियन ग्रह भी कहा जाता है और इन्हीं को आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। और जो मंगल से सूर्य की ओर ग्रह हैं, 4 ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की ओर, इनको स्थलीय ग्रह, इनर प्लैनेट, पार्थिव ग्रह और सॉलिड प्लैनेट भी कहा जाता है। और सबसे बड़े अक्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सेरेस है।
किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और सबसे छोटा है बुध। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? तो चंद्रमा की त्रिज्या है 1740 किलोमीटर या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, जो पृथ्वी से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। द्रव्यमान कितनी है? पृथ्वी का 1/81 है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग है। स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ मून कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्र मिशन को पहली बार कब भेजा गया था? 1959 में लूना 2 भेजा गया था। और मानव को पहली बार चंद्र पर कब भेजा गया था? अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में भेजा गया था। ब्लू मून किसको कहा जाता है? ब्लू मून जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरा वाला मून ब्लू मून कहलाता है। और सुपर मून किसको कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है तो उसे कहते हैं पेरिजी या नियर बाई। तो पेरिजी कंडीशन को ही सुपर मून कहा जाता है। हम अपनी आँख से चंद्रमा के कितने भाग को देख सकते हैं? 57% को ही देख सकते हैं। और चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनटीज। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण 27 दिन और 8 घंटे में करता है और इसे नक्षत्र महा कहा जाता है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 है। और इसमें पहला कौन सा है? 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया और यह नीलगिरी तहर के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरा 1988 में नंदा देवी शामिल किया गया था जो उत्तराखंड राज्य में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और यह डुगोंग यह समुद्री गाय के लिए काफ़ी फेमस है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है और यहाँ पर जंगली गधे मिलते हैं। नोकरेक मेघालय में है जहाँ पर रेड पांडा मिलता है। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर लोरिस नामक जानवर मिलता है। किन पदार्थों पर भारत की वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे? तो कौन से नशे वाले पदार्थों पर लगते हैं? तंबाकू और तंबाकू पदार्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जीएसटी से संबंधित। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को और इसी दिन जीएसटी डे मनाया जाता है। और पहला राज्य इसको लागू करने वाला बना था असम राज्य है। यह कनाडा मॉडल पर आधारित है और इसको अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस। और इसका संबंध 101वें संविधान संशोधन 2016 से संबंधित है और 122वें बिल इसमें पेश किया गया था। इसमें 4 स्लैब होती हैं यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी की 4 स्लैब होती हैं। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर हैं जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंक दर को निर्धारित करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक्ट किससे संबंधित है? 1934 के वर्ष से और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था लेकिन 2 ही वर्ष बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख और 1943 से 1949 के बीच ये गवर्नर रहे। तो स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे और वर्तमान में है शक्तिकांत दास। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। बल को किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूटन। दाब का मात्रक है पास्कल। किया गया कार्य का मात्रक है जूल। आयतन का मात्रक है मीटर।
क्यूब। और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है टेस्ला। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। लंबाई का मात्रक है मीटर। तापमान का है केल्विन। और प्रेरकत्व जिसे इंडक्टेंस कहा जाता है, इसका मात्रक है हेनरी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई, तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं विबग्योर से। और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेड कलर की। और इसमें सबसे कम आवृत्ति भी रेड की होती है। जो बैंगनी कलर होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो ऊपर की ओर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और नीचे की ओर आने पर आवृत्ति कम होती है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23। इसको N ऐसे डिनोट किया जाता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। और परमाणु भार, इसको A से डिनोट किया जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। और इसका परमाणु भार है 16। और Z को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है। और न्यूट्रॉन की संख्या A को, यदि A में से Z को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो नमक और जल, यानी कि लवण और जल बनेगा। और ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अम्ल और क्षार को मापने वाले यंत्र का नाम है pH स्केल। और इसकी खोज की थी सोरेनसन के द्वारा। यदि 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षार होगा। 7 से जितना भी कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। जैसे HCl का pH पैमाना है 0। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैमाना है 14। तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है और ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है? तो यह करता है विटामिन डी। और बॉडी में स्टोर नहीं होने वाले विटामिन कौन कौन से? विटामिन बी और सी, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और ये हमारे पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो कौन से विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होते? विटामिन बी और सी। अब हम देख लेते हैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थियामिन, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से सकर्वी या नाविक रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हड्डी कमज़ोर होती है और बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ओस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। और इस विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के, इसका नाम है फ्लोक्विनोन, और रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस फैमिलेरिस। और गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और द्विनाम पद्धति के जनक किसको माना जाता है? तो कार्लोस लिनियस को माना जाता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबलिस बुबानिस। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। बकरी का है कैप्टा हिटमस। और मेंढक का नाम है राना टिग्रिना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। और होमवर्क क्वेश्चन है आज का, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है और कब इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नाम बताना है मोर का, और इसको कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए बताने हैं। और यदि हमारी अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।